नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारे इस सेशन में। आज हम देखने वाले हैं इतिहास, 10वीं क्लास इतिहास के चैप्टर 2 का, अध्याय 2 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सबका आंसर हम आज देखने वाले हैं। चलिए हम बिना समय गवाए आपके इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा इस सेशन का पहला प्रश्न रहेगा, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में से है, वो है पूंजीवाद क्या है। अगर इस तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो आप लोग लिखिएगा, पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और लाभ अर्जन प्राथमिक लक्ष्य होता है। क्या होता है? पूंजीवाद क्या है? तो इसका उत्तर सिंपल सा लिखिएगा, पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और लाभ अर्जन प्राथमिक लक्ष्य होता है। चलिए हमारा इस सेशन का दूसरा प्रश्न रहेगा, वो रहेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है, तो आप लोग इस तरह से लिखिएगा। इसका प्रश्न पहले सुन लीजिए, खूनी रविवार क्या है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। आपको इसको लिखना है। 1905 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। यदि आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे, तो आपको इस तरह से लिखना है। यदि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे तो आपको इससे भी बड़ा लिखना है। उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम जो प्रश्न लाए हैं उसको देखेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 3, जिसमें दिया है अक्टूबर क्रांति क्या है। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर देखिए। अक्टूबर 1917 में रूस में लेनिन और बोल्शेविकों द्वारा जार शासन का अंत कर समाजवादी सरकार की स्थापना की घटना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 में दिया है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखिएगा, सर्वहारा वर्ग मजदूर वर्ग है। सर्वहारा वर्ग एक मजदूर वर्ग होता है जो उत्पादन के साधनों से वंचित होता है और मजदूरी पर निर्भर होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 5वां प्रश्न है। इसमें दिया है क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, तो इसका उत्तर लिखिएगा, रूसी किसान अत्यधिक गरीब, जमींदारों के अधीन और कर्ज में डूबे हुए थे, जिससे उनके जीवन में असंतोष था। चलिए हमारा यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है इस चैप्टर का। अब शुरू कर रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। चलिए तो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, पहला प्रश्न है रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो इसको लिखिएगा आप लोग। पहला में लिखिएगा आर्थिक अमान्यता। रूस में किसानों और मजदूरों की हालत दयनीय थी। जमींदारों और पूंजीपतियों के पास सारी संपत्ति थी, जिससे असंतोष बढ़ा। दूसरा में लिखिएगा आप लोग, दूसरा में लिखिएगा निरंकुश शासन। जार निकोलस द्वितीय की तानाशाही नीतियों और राजनीतिक अधिकारों के अभाव ने जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया। उनकी नीतियां सुधार करने में असफल रही। चलिए हमारा अगला प्रश्न रहेगा। यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न में दिया है, दूसरा प्रश्न दिया है रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो इसका उत्तर लिखिएगा, रूसीकरण की नीति में अल्पसंख्यक समुदाय पर रूसी भाषा, धर्म और संस्कृति थोपने का प्रयास किया गया। इससे अल्पसंख्यकों में असंतोष और विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। यह नीति राष्ट्रीय एकता के बजाय विभाजन का कारण बनी और क्रांति को गति दी, यानी क्रांति बढ़ती गई। चलिए हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जिसमें दिया है, इसमें दिया है साम्यवाद एवं नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो इसका उत्तर लिखिएगा, साम्यवाद ने पूंजीवाद के विपरीत निजी संपत्ति को समाप्त कर
उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व स्थापित किया। इसका उद्देश्य गौरव विहीन समाज बनाना और समानता लाना था। इसमें श्रमिकों के अधिकारों और संसाधनों के समान वितरण और प्राथमिकता दी गई। चलिए हमारा इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया है नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे था? तो इसका उत्तर लिखिएगा। नई आर्थिक नीति में निजी व्यापार, छोटे उद्योग और कृषि को निजी स्वामित्व में देने की अनुमति दी गई। ठीक है, यह साम्यवाद के विपरीत था क्योंकि मार्क्सवादी सिद्धांतों में निजी संपत्ति को समाप्त करने की बात कही गई है। इसे रूस की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक व्यवहारिक कदम माना गया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या, इसी का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें दिया है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे किया? तो इसका उत्तर लिखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार ने देश को आर्थिक और सामाजिक संकट में डाल दिया। सैनिकों और आम जनता में असंतोष बढ़ा। युद्ध के दौरान खाद्य संकट और महंगाई जनता को जार शासन के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह असफलता क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बनी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है जो दीर्घ उत्तरीय अध्याय 2 के दीर्घ उत्तरीय हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। तो इसमें दिया है रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। इसको आप लोग अच्छे से लिखिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। रूसी क्रांति 1917 में हुई, जिसके कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे। राजनीतिक कारण में रूस में जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन जनता के असंतोष का कारण बना। राजनीतिक सुधारों की कमी और असफल नीतियों ने क्रांति को बढ़ावा दिया। उसके बाद लिखिएगा आप लोग आर्थिक कारण, किसानों की गरीबी, मजदूरों का शोषण और भूमि का असमान वितरण क्रांति के प्रमुख आर्थिक कारण थे। अगला है सामाजिक कारण में था समाज में गहरी असमानता और अल्पसंख्यकों पर रूसीकरण की नीति ने असंतोष को जन्म दिया। चलिए अगला है, इसके बाद लिखिएगा वैचारिक कारण, मार्क्सवाद और समाजवादी विचारधारा ने जनता को प्रेरित किया। प्रथम विश्व युद्ध, इसका भी प्रभाव पड़ा था। युद्ध में हार, खाद्य संकट और महंगाई ने जनता को क्रांति की ओर प्रेरित किया। इन कारणों ने मिलकर रूस में कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को जन्म दिया। चलिए इसका हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। नई आर्थिक नीति क्या है? इसका उत्तर लिखिए। नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य रूस की कमजोर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना था। आगे कुछ दिया है इसमें का, चलिए इसको भी देखते हैं। मुख्य विशेषता, इसका मुख्य विशेषता यह था निजी व्यापार और लघु उद्योगों को अनुमति दी गई। बड़े उद्योग और बैंक सरकारी नियंत्रण में रहे, यानी बैंक सरकारी नियंत्रण में रहे। उसके बाद दिया है उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? यह नीति किसानों और श्रमिकों को राहत देने के लिए बनाई गई थी। चलिए हमारा अगला है, इसका महत्व क्या था? तो महत्व में लिखिएगा यह मार्क्सवादी सिद्धांतों से अलग थी, लेकिन आर्थिक स्थिरता को लाने में सफल रही। इसे समाजवाद और पूंजीवाद के बीच संतुलन का प्रयास माना गया। चलिए इसका हमारा अगला प्रश्न है अति लघु या दीर्घ उत्तरीय का हमारा तीसरा प्रश्न है, जिसमें दिया है प्रश्न है रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। तो इसका उत्तर लिखिएगा रूसी क्रांति का प्रभाव न केवल रूस बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा। जैसे राजनीतिक
राजनीतिक प्रभाव पड़ा, जार शासन का अंत हुआ और समाजवादी सरकार की स्थापना हुई, सोवियत संघ का गठन हुआ। हमारा अगला है, इसमें का अगला है आर्थिक प्रभाव। साम्यवाद लागू किया गया, भूमि और उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद है सामाजिक प्रभाव पड़ा, वर्ग विहीन समाज बनाने का प्रयास शुरू हुआ, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों में सुधार किया गया। चलिए इसमें का अगला है वैश्विक प्रभाव। इसमें वैश्विक प्रभाव में लिखिएगा, इस क्रांति ने अन्य देशों के स्वतंत्रता और समाजवादी आंदोलन को प्रेरित किया। इसके बाद है हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है जो दीर्घ उत्तरीय है। इसमें दिया है कार्ल मार्क्स की जीवन एवं सिद्धांतों का वर्णन। तो इसमें लिखिएगा आप लोग, उत्तर में लिखिएगा कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री थे। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल जैसी पुस्तकें लिखी। उसके बाद लिखिएगा इनके जीवन परिचय में लिखिएगा उनका जन्म ट्रायर जर्मनी में हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। तो आप लोग इसका सही उत्तर दीजिएगा आप लोग ट्रायर, उस जगह का नाम है ट्रायर, जर्मनी में हुआ था। अच्छा, उन्होंने समाज में वर्ग संघर्ष और आर्थिक असमानता पर काम किया। इसके बाद लिखिएगा सिद्धांत में लिखिएगा, इनके सिद्धांत में उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की और साम्यवाद को बढ़ावा दिया। उनके अनुसार समाज का विकास वर्ग संघर्ष के माध्यम से होता है। साम्यवाद में वर्ग विहीन समाज और समानता की बात की गई। उनके विचार आधुनिक समाजवाद और साम्यवाद की नींव बने। चलिए इसका अगला प्रश्न, इसमें हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5, जिसमें दिया है यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। तो आप इसका उत्तर लिखिएगा यूटोपियन समाजवादियों जैसे रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन और चार्ल्स कुरियर ने आदर्श समाज की कल्पना की। इसमें इनका मुख्य विचार लिखिएगा सभी संसाधनों और उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व। दूसरा में है श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां और समान वेतन। तीसरा में है समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता। चलिए इसका आगे देखते हैं। इनके सीमाएं में लिखिएगा आप लोग उनके विचार व्यवहारिक और व्यवसायिक दृष्टिकोण से संभव नहीं थे। इन विचारों ने समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा को विकसित करने में मदद की। आप लोग इस तरह से पूरे प्रश्न को लिखिएगा तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम कल इसके नेक्स्ट अध्याय को लेकर आएंगे जो अध्याय 3 होगा हमारा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें, अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। चलिए थैंक यू, तब तक के लिए।